Welcome students, myself Ravindra Yogi and this is a beautiful सा channel RE Physics। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक हो गया था हमारा। चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, चार्ज क्या होता है, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी, चार्जिंग टेक्निक्स भी हमने देख ली थी। अब जो बोर्ड के लिए, बोर्ड के दृष्टिकोण से, 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो आता है निकल के, जो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखो क्या होता है कूलाम का नियम, कूलाम का लॉ क्या होता है। एक भाई साहब ये थे कूलाम, जिन्होंने हमको बताया था, क्या बताया था, इन्होंने हमको बताया था कि जब भी कोई दो पॉइंट चार्ज, बिंदु चार्ज जिनको हम बोल सकते हैं, ये मान लिया Q1 है, ये मान लिया हमने Q2 है। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। भाई एक दूसरे के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। तो उन्होंने बताया था इस कंडीशन में इनके बीच में जो बल काम करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब क्या बताया था उन्होंने कि जब भी दो चार्ज, एक Q1 और एक Q2, ये R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, स्थित है एक दूसरे से, तो उनके बीच में जो काम करेगा बल, जिसको कूलाम बल भी बोल देते हैं हम, या विद्युत बल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल देते हैं, कूलाम फोर्स भी बोल देते हैं, या फिर सिंपली मान लो कि कोई भी बल, चाहे वो अट्रैक्शन का बल हो, चाहे वो रिपल करें, चाहे वो एक दूसरे को आकर्षित करें, चाहे वो प्रतिकर्षित करें, बल कैसा भी हो, किसके इक्वल होगा, उन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हमने R से डिनोट किया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि भाई F जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोल सकते हैं। तो इस प्रोपोर्शनल को, इस समानुपाती को इक्वल करने के लिए कूलम्ब भाई साहब ने एक नियतांक दिया था, एक कांस्टेंट दिया था जिसको हम बोलते हैं K। तो ये F हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे K क्या है, कूलाम नियतांक, या फिर K इज इक्वल टू कूलाम्स कांस्टेंट। देखो एक बार और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कूलाम ने बताया था कि जब भी कोई दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हो, R डिस्टेंस पे हो, R दूरी पे हो, तो उनके बीच में जो भी बल काम करेगा, जो भी फोर्स काम करेगा, वो इक्वल, वो सॉरी प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। यानी Q1 और Q2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इसके तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कूलाम ने एक नियतांक दिया था, एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी जो होती है K, और K जो है ये डिपेंड करती है किस पे, देखो K
डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है भाई? के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे। किस पे डिपेंड करता है? के मीडियम पे। उसके लिए हम केस फर्स्ट ले लेते हैं। मान लिया इस कंडीशन में Q1 और Q2 चार्ज जो हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q2 Q1। केस फर्स्ट हम ले लेते हैं व्हेन Q1 एंड Q2 आर इन वैक्यूम। जब Q1 व Q2 निर्वात में हो। कहां पे हो भाई? निर्वात में हो। किस में हो? वैक्यूम में हो। मतलब उनके बीच में कोई भी मीडियम ना हो। जब Q1 और Q2 वैक्यूम में होंगे, उनके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होगा उनके बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा? K की वैल्यू K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसकी परमिटिविटी है भाई? निर्वात की परमिटिविटी है। ठीक है, तो देखो K की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो K यहां से क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आता है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। K इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये किसके लिए? फॉर वैक्यूम। जब क्या हो? निर्वात हो। देखो यहां पे हम देख लेते हैं मीडियम के लिए। सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है? व्हेन Q1 एंड Q2 आर इन मीडियम। कि जब Q1 व Q2 माध्यम में हो। कहां हो भाई? माध्यम में हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मान लिया ये चार्ज हमारा Q1 है, ये डिस्टेंस इनके बीच की यहाँ पे भी आ रही है, और जो मीडियम है वो क्या है? निर्वात है या वैक्यूम है। Q1 है, ये हमारा Q2 है, डिस्टेंस आ रही है, और ये कहाँ है? किसी ना किसी मीडियम में है। उस कंडीशन में K की वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो होगी निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहां से या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो यहां से यदि हम F निकालेंगे तो K की वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
इसको हम एफ मीडियम बोल देंगे, और यहां से यदि हम एफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम एफ वैक्यूम या एफ निर्वात बोल देंगे। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई कूलाम का नियम निकालने के लिए सबसे पहले हमने दो चार्ज लिए, एक Q1 और एक Q2। दो चार्ज लिए, मान लो एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी पे स्थित है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, r है। अगर ये सेम चार्ज हैं, लाइक चार्जेज हैं, मतलब दोनों पे समान चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर डिफरेंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई लाइक है तो रिपल करेंगे, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत है तो आकर्षित करेंगे। ये चीज हमको पहले पता चल चुकी है। तो वो कह रहा है कि भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो भी बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, जो भी बल लगेगा वो इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, यानी कि इन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन निकलेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो r है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2। तो यहां से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 से f जो है वो प्रोपोर्शनल ले लिया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हो सकता है इसको में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोपोर्शनल को हटा के इसकी जगह पे इक्वल रखने के लिए कूलाम ने एक नियतांक दिया था, एक कांस्टेंट दिया था, जिसको हम कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। वो होता है के। के होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, तो यहां से F हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, कूलाम बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम बल। F क्या हो गया अपना, कूलाम बल हो गया। अब वो कह रहा है कि जो k की वैल्यू जो है, k का जो मान है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पर। k डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये बात उसने बोल दी एक कि k जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। k किस पे डिपेंड करता है भाई, मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, जब Q1 और Q2 कहाँ हो, दोनों निर्वात में हो, when Q1 और Q2 आर इन वैक्यूम, यानी कि उनके बीच में कोई मीडियम नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में वही डिस्टेंस r है, लेकिन मीडियम क्या है यहाँ पे भाई, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। तो k की वैल्यू उस कंडीशन में हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहां से k की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। तो यदि F फॉर वैक्यूम, यानी F वैक्यूम के लिए निकाले, यदि हम निर्वात के लिए यदि हम बल निकाले, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में हम ले लेते हैं कि भाई Q1 और Q2 चार्ज जो है वो किसमें है, किसी ना किसी मीडियम में है। किसमें है, मीडियम में, एक माध्यम में सिचुएटेड है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे Fm जो हम लेंगे, या F फॉर मीडियम, मीडियम के लिए फोर्स जो हम लेंगे, माध्यम के लिए जो बल आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है। नोट करना है नोट कर लो, पीडीएफ पर। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे वो बोल दिया कि मानना, चलो लिख देता हूं, देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि माना कोई दो समान आवेशित वस्तुएं जिनके बीच में कि अब बल जो लग रहा है वो स्टार्टिंग में क्या है, F है,
जब किसी अन्य अनावेशित वस्तु को दोनों से स्पर्श कराया जाता है तो अब उन दोनों के बीच का बल क्या हो जाएगा, ये कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है, लेट फोर्स अप्लाइंग ऑन टू सेम चार्ज ऑब्जेक्ट्स इज एफ, कि जब दोनों सेम चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ। व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट टच्ड फ्रॉम बोथ ऑब्जेक्ट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। मतलब देखो समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पे मान लिया चार्ज है क्यू। एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पे भी मान लिया चार्ज है क्या, क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली क्या है, आर है। क्या मान ली, डिस्टेंस आर मान ली। तो यहाँ पे जो एफ जो है वो काम कर रहा है वो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, Q। तो लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, देखो दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा जो क्या है, न्यूट्रल है, अनावेशित है, उसको जब इससे टच कराया, पहले इससे टच कराया तो इस पे चार्ज है क्यू, उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां से उसके ऊपर चार्ज कितना चला जाएगा, क्यू बाई टू। भाई आधा चार्ज इसका वो ऑब्जेक्ट ले लेगा, इसके पास कितना रह जाएगा, आधा। तो यहाँ पे कितना हो गया, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू रह गया। देखो इसके पास आ जाएगा वो, इससे जब उसको टच कराएंगे तो इसका चार्ज कितना है, क्यू, उसका चार्ज कितना है, क्यू बाई टू। तो इससे कुछ लेगा वो, देखो कितना लेगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू, यही लेगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू, यानी कि 3Q अपॉन 4। कितना लेगा भाई, 3Q अपॉन 4। यही चार्ज, इस पे यही चार्ज। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज को हम। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अभी चार्ज है Q, कितना चार्ज है, Q। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जब उसको हम इससे टच कराएंगे, ये हमने इसको इससे टच करा लिया, मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन हो रहा है, संपर्क के द्वारा आवेशन हो रहा है, ये मान के चलो। तो यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा। अब हमने मान लिया कि ये वस्तु जो है वो इसी धातु की है जैसी ये है, इसका शेप साइज सब चीज इसके जैसा है, इतना ही है जितना इसका है उतना ही इसका है, मतलब दोनों की सारी कंडीशन इसकी सेम है जैसी इसकी है। तो अब यहाँ से कितना चार्ज इधर चल जाएगा, क्यू का आधा, तो यहाँ बचेगा क्यू बाई टू, और यहाँ भी आ जाएगा क्यू बाई टू। अब इस क्यू बाई टू को हम यहां से ले गए, ठीक है, तो इस पे तो बच गया अपना क्यू बाई टू, इस वाले पे क्यू बाई टू बच गया, ये बात होगी क्लियर। अब ये क्यू बाई टू चार्ज है, इसको हमने टच कराया एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, और जिससे इसको टच कराया उस पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब दोनों सेम है तो यहां ज्यादा है तो कुछ चार्ज इधर आएगा। कब तक आएगा, जब तक दोनों पे सेम नहीं हो जाता। तो Q प्लस क्यू बाई टू, ये हो गया 3Q बाई टू। इसका भी क्या करना है अपन को, आधा करना है, तो ये 3Q बाई टू का आधा हो जाएगा 3Q बाई फोर, यानी कि यहां से चार्ज, टोटल चार्ज हुआ 3Q बाई टू, इसका करना है आधा इंटू टू, कितना हो गया 3Q बाई फोर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा वो कितना बचेगा, अब 3Q बाई फोर, यही बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। डिस्टेंस अब भी दोनों के बीच का वही है, क्या है, R। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने मान लिया, अब क्या लग रहा है भाई, F डैश लग रहा है। तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी, F डैश की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, F डैश की। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू क्या है भाई, Q बाई टू, Q2 की वैल्यू क्या है, 3Q बाई फोर, वही आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर ही है, कोई चेंज नहीं आया। एफ डैश यहां से क्या हो जाएगा, के
क्यू स्क्वायर 3/8 अपॉन आर स्क्वायर, हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 3/8 बाहर ले लिया, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, के का के क्यू स्क्वायर इंटू 3/8। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ये किसके इक्वल है भाई? एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ एफ। ये आंसर आ गया। कितना हो जाएगा? 3/8 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। आया समझ में? देखो वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो अपना सेम है। अब जो फोर्स काम कर रहा है वो है एफ। तो एफ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। जब यहाँ पे रखेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्या कर रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर टचिंग थर्ड ऑब्जेक्ट एक तीसरी वस्तु लेके आ रहा है जिसकी कि वो बात हमको पहले ही बताया कि वो क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? अनावेशित है। जो तीसरी वस्तु लेके आ रहा है इनके जैसी सेम ही मानेंगे हम, जब तक कि हमको उसकी कोई स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी, उसकी विशेषता नहीं बता रखी, तो हम यही मानेंगे कि वो इसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमारे पास दो पहले से दे रखी है। तो जब उस अनावेशित वस्तु को हम क्यू के पास ले आए तो इसका उसने आधा चार्ज ले लिया, भाई उस पर कुछ भी नहीं था, तो दोनों में चार्ज जो है वो बराबर इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे बच गया Q/2। अब चूंकि पहले तो वो न्यूट्रल थी, अब उस पर कितना चार्ज है? पहले से ही Q/2 है जो उसने यहां से ले लिया है। अब वो इसके पास गई तो इसके Q से वो कितना लेगी? जब तक कि उसका भी इसके बराबर नहीं हो जाए, दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा तब तक ही तो लेगी। तो Q प्लस Q/2 का भी आधा, तो ये हो जाएगा 3Q/4। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3Q/4 रह जाएगा। अब इस पे Q/2 है, इस पे 3Q/4 है। अब इस कंडीशन में हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो कूलाम बल लगेगा वो कितना। उसको हमने मान लिया कि भाई एफ डैश लग रहा है, तो एफ डैश की वैल्यू के Q/2। एफ डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। Q1 की वैल्यु रखी Q/2, Q2 की वैल्यू रखी 3Q/4, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर। ये आया 4 इंटू 2 8, 3/8 बाहर आ गया, के क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपन को पता है किसकी वैल्यू है? एफ की। तो एफ डैश जो है 3/8 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि जो एफ डैश वो है 3/8 गुणा एफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ से? बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इसको हम बोल सकते हैं बोर्ड की दृष्टि से। तो क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। वेक्टर पढ़ चुके होंगे आप पिछली कक्षा में 11th क्लास में। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाना। मान लिया हमने, क्या मान लिया भाई? ये मान लिया ये x है, ये y है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो कि x y से कोई फर्क पड़ेगा। एक कोई चार्ज जो है यहाँ पे है, एक कोई चार्ज यहाँ पे। इस वाले को हमने बोल दिया Q1 और इस वाले को हमने बोल दिया Q2। ठीक है,
ये लाइन जो आई इसको हमने बोल दिया R2, एक लाइन ये आई इसको हमने बोल दिया R1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया क्या है, R है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, होनी नहीं चाहिए। देखो R1 और R2 जो है वो क्या है, पहले ये समझो। R1 जो है वो Q1 का पोजीशन वेक्टर है, लिख देता हूं मैं यहां पे R1 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, यानी कि Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश है। ठीक है, R2 जो है वो क्या है, वही पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है भाई, R1 जो है Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 जो है Q2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब दोनों चार्ज हमने मान लिया इस टाइम पे दोनों सेम चार्जेज हैं, तो Q1 जो है Q2 को रिपल कर रहा है, इस डायरेक्शन में करेगा। Q2 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण मान लिया। Q1 को Q2 रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, 1 पर 2 के कारण फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हम जो है ये डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसको हम ले लेंगे 1 2, 1 से 2 की तरफ, डायरेक्शन भी इसकी यही हो जाएगी। जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो हम ले लेंगे 2 1, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आई। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो पूरा वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया, कूलॉम्स लॉ का पूरा की पूरा सदिश निरूपण समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे F12, यानी कि 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। तो सिंपली जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर जगह R12 का स्क्वायर ले लेंगे भाई, इस तरह की डिस्टेंस, सॉरी 2 1, R21 ले लेंगे क्योंकि इधर की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान रखा है क्या, 2 1 मान रखा है। ठीक है, अगर F12 की अपन वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू R21 कैप। ये जो R21 कैप आया है यहाँ पे, ये R21 कैप क्या है, क्यों F12 की दिशा में एकांक सदिश है। R21 कैप इज इक्वल टू एकांक सदिश किसकी दिशा में, F12 की दिशा में। यूनिट वेक्टर है, क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है F12 की डायरेक्शन में। R21 कैप जो है यूनिट वेक्टर है F12 की डायरेक्शन में या F12 की दिशा में, एकांक सदिश है R21। क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म लेंगे तो भाई इसको भी कहीं ना कहीं सदिश फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, इसको जब हम सदिश बना देंगे तो इसको भी सदिश बनाना पड़ेगा। और एकांक सदिश आपने पढ़ा होगा सदिशों में कि जब भी किसी के साथ जुड़ जाता है तो इसका एक ही काम होता है, यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देना काम होता है यूनिट वेक्टर का। एकांक सदिश का काम क्या होता है, किसी भी सदिश राशि को दिशा देना। ठीक है, ये यहां पे हमने जोड़ दिया। अच्छा,
हमेशा यूनिट वेक्टर जो है उसको हम मान लो एक कैप से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहां से R21 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, R21 कैप की वैल्यू भी यही हो जाएगी, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, यही हो जाएगी। रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर स्वाहा। मतलब जब ये वैल्यू रखी है R21 वेक्टर अपॉन R21, तो ये R21 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना क्या हो गया, R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, F12 की। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, यहां पे देख लेते हैं, प्यारी सी बात, इन ट्राइंगल, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं भाई। ये बना लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी, डायरेक्शन भी दिखा देते हैं, इसकी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी इसके हिसाब से देखो, ये R1 है, ये अपना R2 है, R12 की वैल्यू डायरेक्शन किधर, R21 की डायरेक्शन किधर है, R21 की डायरेक्शन किधर है, F12 की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन हो गई यहां से R21 की, यहां से बनाया, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाया, जो पीछे डायग्राम में था। चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये बना लिया हमने ट्राइंगल, ये अपना R1 वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है सारे के सारे, ये R2 वेक्टर हो गया, ये R21 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। R1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R21 वेक्टर। जब यहां से R21 वेक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो, अगर सदिश पड़ा हुआ है तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये एक ट्राइंगल लॉ होता है वेक्टर का, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ मान लो इसको, या सदिश योग का त्रिभुज का नियम है जो काम में आता है हमारा। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो सदिश इस प्रकार से जुड़े हुए हों, एक ऐसे एक ऐसे, इसकी टेल इसकी हेड, एक का पूंछ एक का सर, ये हेड ये टेल, तो जो थर्ड वेक्टर होता है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से, ये क्या होता है इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होता है, मतलब इन दोनों का जो टोटल है सम जो है वो इसके इक्वल होता है। वही हमने किया है, R1 जो है इक्वल हो जाएगा R2 प्लस R21 के। ठीक है, ये R21 की वैल्यू हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और 1 में रख देते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ R21 वेक्टर इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में रखने से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। किसकी वैल्यू आ गई भाई, F12 की। सिमिलरली इसी प्रकार से F21 वेक्टर, F21 वेक्टर क्या हो जाएगा यहां से भाई, ये सारी चीजें सेम है, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे किसका क्यूब आया, R21 का क्यूब,
क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में था, यहाँ पे किसका हो जाएगा R12 का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में कौन है R12 का क्यूब। ठीक है, N2 में क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये 2 1 है R21 इंटू में क्या आ जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, यहां पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं हम। बन जा भाई, देखो ABC, ठीक है बना लिया। ये R1 वेक्टर, ये वही R2 वेक्टर, ये क्या है अब इस कंडीशन में R12 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, पहले ये ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ से घूम के ऐसे गया, आना ऐसे चाहिए था, लेकिन R12 जो है वो उल्टा जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, R2 उल्टा जा रहा है, मतलब R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2 कैप R2। तो यहां से यदि हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। रख दो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12 क्यूब ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो यदि मैं यहां से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस KQ1 Q2 अपॉन R12 क्यूब ब्रैकेट में R1 माइनस R2, यही हो जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो आगे पीछे हो जाएगा ना, ये हो गया। अब देखो एक चीज यहां पे आओ वापस कि भाई R21 का भी मैग्नीट्यूड ले रखा है यहाँ पे R12 का मैग्नीट्यूड ले रखा है, मैग्नीट्यूड ले रखा है ना, वेक्टर फॉर्म तो नहीं ले रखी। और यहां से अपना R12 का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके R21 के मैग्नीट्यूड के, ये सारे बराबर है किसके R के। भाई ये दूरी तो एक ही है, नाम दिशा के हिसाब से अलग अलग दे रखा है, जब दिशा छोड़ देंगे तो पूरी बराबरी तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे इसको भी हम इसके बराबर मान सकते हैं R12 को R21 के। तो यदि इसको मान ले तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी F12 के, और यहाँ से F21 वेक्टर जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ F12 वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, एक बार और देख लेते हैं इसको। भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लो, कूलाम के लो का सदिश निरूपण। हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए, Q1 और एक Q2। Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, ओरिजिन से इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए। क्या निकाले, स्थिति सदिश निकाल लिए दोनों के। ठीक है, इसका मान लिया R1 आया, इसका मान लिया R2 आया। चलो मैं इनको डार्क कर देता हूं, ये आया R2 वेक्टर, ये Q1 का, ये Q2 का। अब कह रहा है कि भाई Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है, उसका नाम हमने दे दिया F12। और Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको इधर की साइड लगेगा, उसका हमने नाम दे दिया F21। तो F21 की साइड में जब हम डिस्टेंस लेंगे वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये मान लो, तो वो हमने ले लिया 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो 1 2, और 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 2 1। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई, जिधर जा रहे हैं उधर वाला लेंगे, जिधर जा रहे हैं वो बाद में, जिससे जा रहे हैं भाई पहले जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वही जगह तो है ना पहले। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, पहले तो यही हूँ, बाद में कहाँ पहुंचूंगा, तो जहां से चल रहा हूँ वो पहले, जहां पहुंचूंगा वो बाद में। वही यहाँ पे जहां से चल रहे हैं वो पहले, जहां पहुंचेंगे वो बाद में। अब
F12 की वैल्यू निकालूं यदि मैं, तो k q1 अपॉन r21 का स्क्वायर। अब ये क्या है, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। जब इसको वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे तो इसके साथ हम r2 कैप जोड़ देंगे। किसी भी अदिश राशि के साथ जब हम एकांक सदिश जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है सदिश। यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ यदि हम कोई यूनिट वेक्टर ऐड कर दें तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आप ध्यान रखना। तो इसको वेक्टर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसका है r21 कैप लगा दिया। r21 कैप की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, ये आई। यहाँ से हमने r21 की वैल्यू निकाली, ये निकाल के यहाँ पे रख दी। तो F12 वेक्टर जो है हमारा आया k q1 अपॉन r21 का क्यूब r1 माइनस r2, ये आ गया। इसी प्रकार से सेम हमने ज्यादा तामझाम ना करके, हम पता है भाई ये आता है, तो F21 की वैल्यू जब निकाली, यहाँ पे 1 से 2 था, यहाँ पे कहाँ आ गए 2 1 पे। तो जहां जहां 1 था वहां वहां हमको क्या करना है 2। ये भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर किसी को याद नहीं रहे तो जहां जहां 1 है वहां वहां क्या करना है 2, ठीक है। और Q1 और Q2 को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको तो छेड़ो ही मत। 1 की जगह 2 किया, 2 की जगह 1, k q1 q2 r2 1 1 2 का क्यूब इनटू r12, यहाँ पे क्या था r21। r12 की वैल्यू यहाँ से निकाल भी सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो जो मैंने बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो, सिमिलरली लिख के। अगर आप ये वैल्यू भी लिख दोगे F21 की डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये r1 माइनस r2 हो जाएगा वापस। इस r1 माइनस r2 वाले की वैल्यू इसकी क्या लिख सकते हैं हम, F12। तो F21 जो है इक्वल होगा माइनस ऑफ F12 के। लेकिन ये कब होगा, जब ये चार्ज दोनों क्या हो, सेम हो। दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो तो चाहे वो रिपल करें चाहे अट्रैक्ट करें, फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल ही होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। देखो मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, तो ये प्लस वाला जो है माइनस को अपनी तरफ खींचता, तो ये फोर्स कहीं ना कहीं यहां लगता, बाहर नहीं लगता, अंदर ही लगता। अगर ये माइनस वाला है तो ये अपनी तरफ खींचता, तो ये यहां लगता। डायरेक्शन अब भी दोनों की अपोजिट है, अभी भी अपोजिट है, तो डायरेक्शंस हमेशा अपोजिट ही होती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कूलाम फोर्स जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में यहां से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चार्ज के कारण और सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अगले लेक्चर में लेके आएंगे हम आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।